स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? जल्दी से ज्वाइन कर लो तो हम आज का लेक्चर शुरू करें। एज यू कैन सी, आज मैं आपके साथ लेक्चर 2 लेकर आई हूँ, विच इज क्वेश्चन और यूजीसी नेट मैनेजमेंट। आई विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट। आपकी काफी अच्छी हो जाएगी, आप एग्जाम में बहुत कर। ये क्वेश्चंस आप अगर डिस्कस करोगे, अगर प्रैक्टिस करोगे, तो यही क्वेश्चन, ये प्रीवियसली ईयर आज क्वेश्चंस जैसे मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये ऑलरेडी आ चुके हैं एग्जाम में और फ्यूचर में भी इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं। प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करना कि फ्यूचर में भी इस क्वेश्चन। Okay, Srigandha, thank you. Yes, there was some technical error. So, good afternoon to you all and welcome to IFS. So, जैसे आप देख सकते हैं, today's lecture is based on important questions for UGC NET Management, Paper 2. अभी भी मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? Am I audible now? Am I clearly audible? Please let me know. तो मुझे बता दो आप लोग आवाज आ रही है या नहीं, तो मैं कंटिन्यू करूंगी। ओके, नाउ माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये PYQ क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना क्योंकि फ्यूचर एग्जाम्स में भी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस सेंटेंस अलग दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में काफी चांसेस हैं कि आप अच्छा स्कोर करोगे क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। श्रीगंधा, यूजीसी नेट वैसे तो 2 बार कंडक्ट किया जाता है, एक बार दिसंबर में और एक बार जून जुलाई में, बट अभी कोविड के कारण एक ही बार हुआ था। तो लेट्स सी इस बार 2 बार होगा या एक बार। तो अगर 2 बार हुआ तो नेक्स्ट जो होगा वो जून या जुलाई में होगा। चलो स्टार्ट करें आज का टॉपिक फिर। चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, इट इज रिगार्डिंग मिनिमम वेजेस। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज मिनिमम वेज मींस। जो मिनिमम वेज डिटरमाइन करते हैं, डिफाइन की गई है बाय गवर्नमेंट, वो क्या होती है और क्या इंक्लूड होता है उसमें। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मिनिमम वेज सफिशिएंट टू इंश्योर दैट वर्कमैन फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, फ्रूगल कंफर्ट एंड प्रोविजन फॉर एवरी डेज। सेकेंड है वेजेस पेड इन प्रोपोर्शन टू वर्कमैन्स वर्क एफिशिएंसी। नेक्स्ट है वेज सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द वर्कमैन्स बेसिक नीड्स। एंड फोर्थ है a sum of money paid under contract by an employer to a workman for services rendered। तो मुझे बताओ मिनिमम वेज का मीनिंग क्या होगा इन चारों में से। चलो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ क्या करेक्ट आंसर है इसका। बहुत इजी है, नाम से भी समझ आ रहा होगा मिनिमम वेज।
देखो मिनिमम वेज क्या होता है, मिनिमम वेज जो यहाँ पे दिए गए हैं मिनिमम वेज का क्या मीनिंग है, तो अगर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, फ्रूगल, कंफर्ट एंड प्रोविजन फॉर एवरी डेज, इसमें तो काफी सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। श्रीगंधा का आंसर आया है सी। देखते हैं श्रीगंधा। तो मिनिमम वेज ये होती है जो बेसिक नीड्स होती हैं, ठीक है, फॉर लिविंग, जो सरवाइव करने के लिए बेसिक नीड्स होती हैं, उसके लिए मिनिमम वेज दी जाती है। उसमें कोई कंफर्ट के लिए वेज नहीं दी जाती, या कोई हमको जैसे क्लोथिंग है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, ये तीनों की बेसिक नीड्स के लिए दी जाती है, और कोई कंफर्ट नीड, लग्जूरियस नीड्स के लिए ये वेजेस नहीं दी जाती हैं। तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे फूड शेल्टर तो दिया है, ठीक है, क्लोथिंग भी दी है, बट ये जो है ये हमारा बेसिक नीड में नहीं आता। ये जो चीजें हैं ये इंश्योरेंस वगैरह नहीं इंक्लूड होती है मिनिमम वेजेस में, तो दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन मिनिमम वेजेस। फिर ये जो प्रोपोर्शन टू वर्क एफिशिएंसी है, इसमें भी हो सकता है काम ज्यादा कर लिया तो बहुत सारी वेज बन गई है, तो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फिर थर्ड जो है श्रीगंधा का आंसर, दैट इज वर्कमैन्स बेसिक नीड्स। यस, इट इज गिवन फॉर बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर एंड होम। तो फूड, शेल्टर एंड सॉरी क्लोथिंग, इसके जो आप क्लोथिंग में भी ऐसे नहीं कपड़े खरीद सकते हो बहुत ब्रांडेड या बहुत महंगे, बेसिक से कपड़े जो होते हैं वो ही इससे खरीद सकते हो आप मिनिमम वेजेस से, तो इट इज गिवन फॉर बेसिक नीड्स। फोर्थ क्या है, अ सम ऑफ मनी पेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट बाय एन एम्प्लॉयर टू अ वर्कमैन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। तो हो सकता है आपके कॉन्ट्रैक्ट में अपार्ट फ्रॉम मिनिमम वेजेस कुछ और भी फैसिलिटीज दी गई हैं, तो ये थोड़ा इनकम्प्लीट सा है। तो करेक्ट आंसर इज वर्कमैन्स बेसिक नीड्स, ये फुलफिल करने के लिए मिनिमम वेजेस दी जाती हैं। तो श्रीगंधा का आंसर बिल्कुल करेक्ट था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या क्या इंक्लूड होता है। वॉइस ब्रेक हो रही है, अभी भी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल चेक एंड करेक्ट इट। अभी आ रही है क्या आवाज? प्लीज जल्दी से बता दो तो फिर मैं कंटिन्यू करूंगी, अदरवाइज मैं चेक करूंगी और क्या कर सकती हूँ। श्रुति, श्रीगंधा, ऋषि, प्लीज लेट मी नो इफ माय वॉइस इज क्लियर नाउ। आई होप माई वॉइस इज क्लियर नाउ। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? ईयरली रिव्यू होता है, एनुअल रिव्यू होता है ऑफ द वर्क डन बाय एन एम्प्लॉय। ईयरली रिव्यू ऑफ वर्क, ठीक है, जो भी काम किया है साल भर में उसका रिव्यू होता है, उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो क्या क्या इंक्लूड होता है, लेट्स सी ऑप्शंस। चेक रिव्यूज डन बाय द सुपरवाइजर। सुपरवाइजर जो है, इमीडिएट बॉस जो है एम्प्लॉय का, उससे जो रिव्यूज हुए हैं, उसने जो रिव्यूज दिए हैं उनको चेक करना। इको बहुत हो रहा है, ओके। ओके, अभी आवाज परफेक्ट आएगी आप लोगों को, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो ये तो इंक्लूड होता है ना, रिव्यूज डन बाय सुपरवाइजर्स, दिस इज इंक्लूडेड। वो पूरा जो रिव्यू देता है सुपरवाइजर, उसका पूरा रिव्यू इंक्लूड होता है,
रिव्यू हिज परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर बिहेवियर्स। ये भी करेक्ट है बिकॉज उसका जो काम किया है वो अलाइन होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उससे अलाइन होना चाहिए। और उसका अदर बिहेवियर, वो कैसे ट्रीट करता है लोगों को, उसका कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहा है एनवायरमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में, सब कुछ रिव्यू होता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। प्रमोट एम्प्लॉयज फॉर सेल्फ अप्रेजल। एम्प्लॉयज सेल्फ अप्रेजल करते हैं क्या? सेल्फ अप्रेजल क्या होता है? एम्प्लॉयज खुद को रेट करते हैं उन्होंने कैसा काम किया है, आउट ऑफ 10, और जो भी स्केल दिया जाता है उस पर एम्प्लॉयज खुद को स्केल करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड। इसका एक फॉर्म दिया जाता है, वो फिल कर दो। तो ये तीनों ही करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फिर जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है उसके बाद प्रमोशन होता है, हाइक दी जाती है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एंटरप्रेन्योर हु इज डोमिनेटेड मोर बाय customs, religions, traditions and past practices and he is not ready to take any risk is called। अब ऐसा एंटरप्रेन्योर जो कि बहुत इन्फ्लुएंस होता है कस्टम, ट्रेडिशन, पास्ट प्रैक्टिसेस और इन सब की वजह से वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, तो इसका क्या कौन सा एंटरप्रेन्योर होगा इसमें? ए बी सी डी। हाय पंकज। देखो ड्रोन एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो रिस्क अवॉइड करता है, रिस्क लेना ही नहीं चाहता, ठीक है। अडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर से नाम से समझ आ रहा है, अडॉप्ट कर लेता है, कुछ भी रिस्क होती है उसको अडॉप्ट करते हुए, ओवरकम करते हुए ही वर्क्स टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो फैबियन एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, वो भी कोई रिस्क नहीं लेता है। किस वजह से नहीं लेता है? उसके सर्कमस्टेंसेस की सराउंडिंग्स देखता है। सराउंडिंग्स क्या होती है? कस्टम्स, रिलीजन्स, ट्रेडिशंस एंड पास्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। इन सब से बहुत डर के, बहुत कॉशियसली वो काम करता है। तो करेक्ट आंसर इज फैबियन। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर तो हो ही नहीं सकता बिकॉज इन दिस एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन इज मोर डोमिनेंट। तो करेक्ट आंसर है सी, फैबियन एंटरप्रेन्योर। गुड आफ्टरनून राखी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है और 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका आंसर मुझे बताना। डैश मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड इमिटेटिंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट स्पेसिफिक टास्क एंड फंक्शंस। किसी बेस्ट को इमिटेट करना, ठीक है। कोई परफॉर्मेंस सेट हो गई है, उसकी तरह हमको परफॉर्म करना है, उसको क्या बोला जाता है? ए बी सी डी। क्वालिटी सर्कल, आउटसोर्सिंग, बेंचमार्किंग और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। बताओ इसका आंसर मुझे जल्दी, क्या होगा? ए बी सी डी। देखो ये क्वेश्चन काफी बार यूजीसी ने पूछा है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका
मीनिंग क्या है वो आप लोग मुझे बताओ जल्दी, ऑप्शंस क्या क्या सिलेक्ट किए हैं आपने। राखी एंड स्वरा ने आंसर दिया है ए, क्वालिटी सर्कल। कि राखी ने आंसर दिया है सी। चलो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वालिटी सर्कल है, आउटसोर्सिंग है, बेंचमार्किंग है एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है। तो क्वालिटी सर्कल क्या होता है? क्वालिटी सर्कल ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ वर्कर्स, ठीक है। कैसा ग्रुप होता है? जो कि सिमिलर टास्क करते हैं डेली, या उनके सबके टास्क या सबका काम जो होता है दैट इज सिमिलर एंड आइडेंटिफिकल। ठीक है, सेम एंड आइडेंटिकल टास्क। ठीक है, और ये खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो दे फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसका तो मैच नहीं हो रहा, तो ये रॉन्ग है। आउटसोर्सिंग क्या है? हम कहीं बाहर से किसी को रिक्रूट करते हैं, कोई थर्ड पार्टी होती है वो हमारा काम करती है, ये भी नहीं होगा। बेंचमार्किंग क्या होता है? बेंचमार्किंग होता है एग्जैक्ट ये, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है इंडस्ट्री की उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उनसे अपना जो एक्चुअल वर्क है वो मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो इट इज आइडेंटिफाइंग एंड इमिटेटिंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट स्पेसिफिक टास्क एंड फंक्शंस। अब आपने काफी बार रियलिटी शोज में देखा होगा कि बेंचमार्क सेट कर दिया था, ठीक है, मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस सेट कर दी थी, उसी को हम इमिटेट करना चाहते हैं, उससे ही उसके बराबर ही परफॉर्म करना चाहते हैं। तो बेंचमार्किंग इज आइडेंटिफाइंग द बेस्ट एंड इमिटेटिंग योर वर्क विद द बेंचमार्क। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट क्या होता है? छोटा छोटा स्मॉल इंप्रूवमेंट कंटिन्यूअसली, मतलब डेली थोड़ा 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 इंप्रूव करना। तो करेक्ट आंसर है बेंचमार्किंग। सौरभ पूछ रहे हैं मैम रजिस्टर करना हो तो लिंक कहाँ पर मिलेगी? सौरभ लिंक कमेंट सेक्शन में ही मिल जाएगी आपको। कमेंट सेक्शन में जो लिंक दी गई है गो थ्रू दैट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज नॉट द जनरल ड्यूटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी? अब जो टॉप मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स है कंपनी के, उनकी जनरल ड्यूटी क्या नहीं है? ठीक है, हमको देखना है नॉट, क्या जनरल ड्यूटी में इंक्लूड नहीं होता है। ड्यूटी ऑफ गुड फेथ, ड्यूटी ऑफ केयर, ड्यूटी टू अटेंड बोर्ड मीटिंग, ड्यूटी टू नॉट टू डेलीगेट। ठीक है, कुछ जनरल ड्यूटीज होती हैं डायरेक्टर्स की, उसमें होता है, ये होता है, ड्यूटी ऑफ केयर भी होता है, ड्यूटी टू डेलीगेट होता है, बट ड्यूटी टू अटेंड मीटिंग इट इज नॉट अ जनरल ड्यूटी, इट इज एन ऑब्लिगेशन। मतलब करना ही करना है, अदरवाइज लीगल एक्शंस हो जाते हैं डायरेक्टर के ऊपर इफ ही और शी डज नॉट अटेंड द मीटिंग। अगर 3 मीटिंग्स कॉन्जिक्यूटिवली अटेंड नहीं की है तो उनके ऊपर लीगल एक्शंस हो जाते हैं। तो इट इज नॉट द जनरल ड्यूटी, इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द डायरेक्टर, वेयर एज द रेस्ट 3 आर द जनरल ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर।
चलो मेरा वीडियो शायद पॉज हो गया था, काफी लोगों ने कहा है, तो लेट मी एक्सप्लेन अगेन। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो है A, B एंड D आर दी जनरल ड्यूटीज। ये जनरल ड्यूटी होती है डायरेक्टर की, इनको परफॉर्म करना है उनको। बट जो ड्यूटी टू अटेंड बोर्ड मीटिंग्स होती है, इट इज एन ऑब्लिगेशन, वो जनरल ड्यूटी नहीं होती। मतलब ऑब्लिगेशन मतलब करना ही करना है। तो अगर कोई डायरेक्टर है, उसने 3 कॉन्जिक्यूटिवली मीटिंग्स अटेंड नहीं की है, तो उसके ऊपर लीगल एक्शंस भी हो सकते हैं। तो इट इज एन ऑब्लिगेशन, अदरवाइज लीगल एक्शन हो सकते हैं डायरेक्टर के ऊपर। तो A, B and D are general duties, whereas C is not a general duty, it is an obligation. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, युवराज फिर से एक्सप्लेन करूं क्या? शुड आई एक्सप्लेन अगेन? अभी मैंने एक्सप्लेन किया है एक बार। ये वीडियो, ये कमेंट उसका पहले था या बाद में फिर से एक्सप्लेन करना है? प्लीज लेट मी नो। द प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर। देखो CSR जो होता है, उसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जो कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं? बताओ इसमें से जल्दी, CSR के कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं? A, B, C, D। Involvement of stakeholders, maintaining transparency in reporting, independent verification of policies and outcomes, or all of the above? देखो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस टुवर्ड्स सोसाइटी। वो उनको ऐसे काम करना है कि दे शुड नॉट हार्म दी सोसाइटी। ठीक है, ज़्यादा पॉल्यूशन ना क्रिएट करें, एथिकल वे में काम करें। तो ये सब होता है कुछ CSR। ऑर्गेनाइजेशन को कुछ परसेंटेज भी अपने CSR के लिए रखना पड़ता है हर साल। उनका कुछ स्पेसिफाइड लिमिट होता है, अगर उनका प्रॉफिट उतना है तो दे हैव टू मेंटेन अ पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट फॉर CSR। तो जो CSR है उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? मतलब ऐसे काम करे कि वो हार्मफुल ना हो सोसाइटी के। सबका आंसर है डी। राहुल, श्रीगंधा एंड निहारिका हैव गिवन डी आंसर। देखो, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स, मतलब सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं कि नहीं स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? जो भी इफेक्ट होते हैं कंपनी से रिगार्डिंग, कस्टमर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, सोसाइटी हो गई, ठीक है, सप्लायर्स हो गए। तो उन सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, सबको ध्यान में रखना चाहिए, कंपनी को सबके लिए काम करना चाहिए, किसी को भी हार्म ना हो। तो दिस इज प्रिंसिपल टू बी फॉलोड। मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी इन रिपोर्टिंग। अब जो रिपोर्ट करती है कंपनी, रिपोर्ट प्रिपेयर करती है, उनके जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ठीक है, कंपनी ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी, कुछ भी फॉल्स रिपोर्ट्स कर देगी, बना देगी, तो उससे क्या होगा? गलत इमेज बनेगी, प्लस वो फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रही है। तो इससे भी क्या होगा? शेयर होल्डर्स जो होंगे उनके शेयर्स खरीद लेंगे, जबकि कंपनी इज नॉट दैट प्रॉफिटेबल। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ पॉलिसीज एंड आउटकम। इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब 2 बार वेरीफाई होना चाहिए, कोई थर्ड पार्टी भी उसको वेरीफाई कर रही है, तभी ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, तो ये 3 तो प्रिंसिपल्स हैं। इसमें से कुछ ऐसा गलत नहीं लग रहा है कि किसी सोसाइटी को हार्मफुल होगा अगर ये फॉलो करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो सबका आंसर करेक्ट है। काजल, निहारिका, श्रीगंधा एंड राहुल, योर आंसर इज करेक्ट। चलो, अभिषेक ने क्वेश्चन पूछा है, मैम ऐप डाउनलोड कैसे करें? अभिषेक, आपको लिंक दिया है, उस लिंक पर जाओ आप, और या फिर प्ले स्टोर पर जाकर भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या ऐप स्टोर पर जाकर भी कर सकते हो, इट इज अवेलेबल। देखो, लिंक भेजा है आपको कमेंट में, उस पर जाओ, क्लिक दैट लिंक एंड डाउनलोड। चलो, coming to the next question, which ratio explains that how much portion of earning it is distributed in the form of dividend?
कौन सा रेशो है जो एक्सप्लेन करता है कि कितना प्रोपोर्शन हमने डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट किया है? बताओ। डिविडेंड डेट रेशो, इक्विटी डेट रेशो, पे आउट रेशो, अर्निंग यील्ड रेशो। बताओ ए बी सी डी क्या करेक्ट आंसर होगा? सौरभ ने कमेंट किया है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। आपको लिंक भेज देंगे, आप उस लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। देखो, हाउ मच पोर्शन ऑफ अर्निंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, बताओ जल्दी, ए बी सी डी क्या करेक्ट आंसर है? देखो, ये आपको वर्ड से समझ आ रहा होगा कि जो सी दिया है पे आउट रेशो, इट एक्सप्लेन्स हाउ मच पोर्शन ऑफ अर्निंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय स्टॉक प्राइस। जो भी डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दैट इज अर्निंग पर शेयर। ठीक है, इट इज डिवाइडेड बाय स्टॉक प्राइस। तो स्टॉक प्राइस क्या है हमारा? शेयर प्राइस। तो ये जो आंसर आएगा उससे हमारा पे आउट रेशो कैलकुलेट होगा एंड इट एक्सप्लेन्स कि कितना पोर्शन हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है अर्निंग्स का, ऑर्गेनाइजेशन ने अर्निंग्स का कितना पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट किया है एज डिविडेंड। ठीक है, इक्विटी डेट रेशो क्या एक्सप्लेन करता है? जो लॉन्ग टर्म इक्विटी है वो और जो डेट है कंपनी की उसका रेशो डिस्क्राइब करता है। और अर्निंग यील्ड रेशो क्या करता है? कितनी अर्निंग्स की है वो डिस्क्राइब करता है। चलो तो कम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्ट इज ट्रू अबाउट ऑनलाइन मार्केटिंग। अब आप ऑनलाइन मार्केटिंग देखते हो, काफ़ी सारे वहाँ पर सेलर्स आ गए हैं ऑनलाइन। आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हो तो काफ़ी सारे आपको दिखते होंगे कि ये सेलर्स हैं, उनकी एक पर्टिकुलर वेबसाइट होती है वेयर दे मार्केट देयर प्रोडक्ट्स। तो कौन सा फैक्ट ट्रू है अबाउट ऑनलाइन मार्केटिंग? वेबसाइट विच इज़ यूज़र फ्रेंडली। ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन करना जो यूज़र फ्रेंडली है, मतलब यूज़र जो है उसका जो यूज़र इंटरफेस है वो यूज़र फ्रेंडली है, मतलब इजीली वो एक्सेस कर पाएगा, उसको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर रेडिली अवेलेबल मिलेगी। ऐसा वेबसाइट बनाना जो यूज़र फ्रेंडली ही नहीं है, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है, इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो जो फैक्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग का है, फर्स्ट वेबसाइट विच इज़ यूज़र फ्रेंडली, वो सही है, मतलब यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। सेकेंड है अ वेबसाइट विच इज़ यूज़र फ्रेंडली एंड रेगुलरली अपडेटेड। ठीक है, अब सपोज कंपनी ने कोई सेल्स लॉन्च की है, कोई ऑफर आया है रिगार्डिंग फेस्टिवल, तो वो अपडेट ही नहीं किया तो कस्टमर्स क्या होंगे? अवेयर ही नहीं हो पाएंगे। तो क्या होना चाहिए? जो हमारी वेबसाइट है दैट शुड बी रेगुलरली अपडेटेड। रेगुलरली अपडेट हो, उसके प्राइजेस रेगुलर अपडेट हो, या जो भी
इम्पॉर्टेंट नॉलेज है वो भी, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भी कस्टमर्स तक पहुंचानी चाहिए. दैट वुड बी डन बाय रेगुलरली अपडेटिंग दी वेबसाइट. ठीक है, तो ये भी सही है. तो यूज़र फ्रेंडली अकेला होने से तो नहीं होता, तो अब ये कट गया, इसमें क्या हो गया, यूज़र फ्रेंडली भी आ गया, रेगुलरली अपडेटेड भी आ गया, जो कि दोनों सही है. अब नेक्स्ट पर चलते हैं. शुभम ने आंसर दिया है ऑल ऑफ दी अबव. शुभम ऐसा इसमें एक सिलेक्ट करना है हमको, इधर पे मल्टीपल ऑप्शंस नहीं सिलेक्ट कर सकते हम. अगर होगा तो वो क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि आप मल्टीपल ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो. रेवती ने आंसर दिया है डी. तो आप एक इसमें से देखो, एक जो सही लग रहा है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है अ वेबसाइट विच इज यूजर फ्रेंडली, रेगुलरली अपडेटेड एंड मेक प्रोडक्ट्स ग्राफिकल इमेज अवेलेबल. अब इसमें एक फीचर और ऐड हो रहा है कि ठीक है, कोई प्रोडक्ट है, कोई आपको क्लोथिंग ब्रांड है, उसकी वेबसाइट पर आपको उसका इमेज भी दिख रहा है कि ये जो क्लोथ है वो ऐसा दिखेगा. तो ये भी बहुत अच्छा, ये भी होना चाहिए. तो इसमें एक फीचर हो गया, इसमें नहीं था, तो ये रॉन्ग हो गया है. अब नेक्स्ट पर आते हैं. वेबसाइट विच इज यूजर फ्रेंडली, रेगुलरली अपडेटेड, प्रोवाइड्स प्रोडक्ट ग्राफिकल इमेज एंड प्रोडक्ट्स प्राइस इज कॉम्पिटिटिव. अब इसमें एक और फीचर ऐड कर दिया, प्रोडक्ट का जो प्राइस है दैट इज कॉम्पिटिटिव, मतलब काफी अच्छा प्राइस है. कॉम्पिटिटिव है मतलब जो कस्टमर्स हैं उनको काफी अच्छा है, जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके प्राइस से काफी अच्छा है. तो इसमें जो सारे ऑप्शंस हैं वो ही होने चाहिए ऑनलाइन मार्केटिंग में. तो इसमें जो ऑप्शन है डी में, दैट इंक्लूड्स ए बी एंड सी एज वेल. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी. तो शुभम डी इसका करेक्ट आंसर होगा. चलो, निहारिका, शुभम, श्रीगंधा, आप लोगों ने सही आंसर दिया है, डी आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. According to Porter, the nature of competitiveness in a given industry can be viewed as a composite of the following 5 forces. अब जो पोर्टर 5 forces मॉडल है, ठीक है, that includes these 5 factors. ठीक है, करेक्ट है. आगे देखते हैं. Identify the force which is central, most powerful to remaining 4. अब इन पांचों में से एक फैक्टर है जो कि मोस्ट पावरफुल है और सेंटर में दिया जाता है. तो अगर आपने इसका डायग्राम पढ़ा होगा या डायग्राम बनाया होगा, तो डायग्राम किस टाइप से होता है, कुछ डायग्राम इसका ठीक है, इसका डायग्राम बनाते हैं. इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है. ठीक है, अब इसमें दिया गया है कि सेंटर में क्या आता है. तो अगर आपने पढ़ा होगा तो इट इज वेरी इजी कि जो राइवलरी अमंग कॉम्पिटिंग फर्म्स है, दैट इज डी. ऑप्शन डी है, तो वो आता है. तो ये तो हमारा क्लियरली आंसर पता चल गया है कि आंसर डी करेक्ट है. ठीक है, अब बाकी 4 फोर्सेस जो होते हैं वो आते हैं ये चारों मार्क के अंडर, मतलब न्यू कॉम्पिटिटर्स की एंट्री, पोटेंशियल एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स. ठीक है, फिर आता है पोटेंशियल डेवलपमेंट या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं तो वो आता है. फिर यहाँ पर आ जाता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स एंड बार्गेनिंग पावर्स ऑफ कंज्यूमर्स. बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कि कितने कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में. राइवलरी अमंग कॉम्पिटिंग फर्म्स, मतलब मार्केट में, इंडस्ट्री में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं. अगर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स होंगे
तो जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसको काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ेगा और शायद हो सकता है कि वो वीक पड़ जाए। ठीक है, अगर कंपटीशन ही कम होगा मार्केट में, मोनोपोली होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से काम करेगी। ठीक है, बाकी हम पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत इजीली आप एंट्री कर सकते हो, वहाँ पर भी रिस्की है। ठीक है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटर आ जाएगा कल और फिर वो अच्छे से परफॉर्म करेगा, उसका प्राइस कम होगा तो कस्टमर्स वहाँ चले जाएंगे। तो जितनी डिफिकल्ट एंट्री होगी उतना अच्छा होगा फर्म के लिए। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, जितने सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ज़्यादा अवेलेबल होंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन है, उतना ज़्यादा रिस्क है। अगर कम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं तो कंपनी अपनी प्राइस भी बढ़ा सकती है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, ठीक है, अगर ज़्यादा सप्लायर्स होंगे तो क्या होगा, कंपनी के पास बहुत सारा ऑप्शन होगा कि वो एक सप्लायर नहीं तो दूसरे सप्लायर से सामान ले ले। बट अगर सप्लायर्स ही कम होंगे तो उनके पास क्या होगा, बार्गेनिंग पावर होगा, वो प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं रॉ मटेरियल्स का, तो कंपनी के लिए वो रिस्की है। नेक्स्ट है बार्गेनिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, अगर कंज्यूमर कम होंगे कंपनी के, तो कंपनी के जब कस्टमर्स कम होते तो कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, वो चीज़ बेकार है, मतलब रिस्की है। कंपनी के पास कंज्यूमर्स कम होंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी, कंपनी के पास कंज्यूमर ज़्यादा होंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर कम होगी। ठीक है, तो ये सब तो ठीक है, कंपटीशन है ही, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है राइवलरी अमंग कॉम्पिटिंग फर्म्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है हमारा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी है। अ साउंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज द रिजल्ट ऑफ अप्रोप्रिएट इंटरेक्शन बिटवीन। साउंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो होती है वो किसका रिजल्ट है? नीड्स ऑफ द सोसाइटी, कैपेबिलिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। हमारी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो किस किस फैक्टर्स को एड्रेस करेगी या करना चाहिए, आप सोच के मुझे प्लीज जल्दी बताओ। बताओ इसका क्या होगा। साउंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या क्या आइडेंटिफाई करना चाहिए और कंसिडर करना चाहिए बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट टू अ बिजनेस प्लान। देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया है नीड्स ऑफ द सोसाइटी। अब सोसाइटी में जो नीड है उसके ऊपर अगर उसको अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया एंड यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट ऑन दैट नीड टू सेटिस्फाई दैट नीड, तो ये तो हमको इम्पॉर्टेंट है, ये तो कंसिडर करना ही चाहिए। अगर नीड ही नहीं है सोसाइटी में और आप वो एड्रेस कर रहे हो तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। ठीक है, वो कुछ काम ही नहीं आएगा, कोई आपका प्रोडक्ट खरीदेगा कि अगर उनको नीड नहीं है तो। मार्केटिंग करते हैं लोग नीड क्रिएट करने के लिए, वो अलग बात है, बट आपको जो नीड है पहले वो आइडेंटिफाई करो, उस पर अगर आप काम करोगे तो यू विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, तो नीड्स ऑफ द सोसाइटी तो होगा ही। सेकेंड है केपेबिलिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर शुड बी केपेबल इनफ। ठीक है, अगर वो केपेबल ही नहीं है और बिजनेस अपॉर्चुनिटी पर काम कर रहा है तो भी रिस्की है, तो ये भी एड्रेस करना चाहिए। नेक्स्ट है रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट। अब जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसने आइडेंटिफाई की है उसमें ऐसे रिसोर्सेज यूज करे वो जो कि इन्वायरमेंट में हमारे पास रेडिली अवेलेबल हो या एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो ये भी इंक्लूड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो तीनों ही सही है, सारे ही अप्रोप्रिएट इंटरेक्शन होगा एंटरप्रेन्योर का, तीनों को एड्रेस करेगा एंड देन उसकी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है दैट वुड बी साउंड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। चलो, तो काफी लोगों ने काफी करेक्ट आंसर दिए थे आज। इट मीन्स कि आपको समझ आ रहा है एंड यू आर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। तो अभी आज का लेक्चर तो हमारा यहीं तक था। कल हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स। चलो, तो ऐसे ही सही सही आंसर देते जाना आप लोग, तो आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होती जाएगी।
तो आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि हमारा जो होली ऑफर है वो भी लॉन्च हो गया है। तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी इट इज़ द परफेक्ट टाइम टू ज्वाइन, बिकॉज होली ऑफर जो है वो बहुत अच्छा है और बहुत सारे वेरिएंट्स में आया है। तो गो एंड चेक द वेबसाइट एंड आवर वीडियोज ऑन होली ऑफर, तो उसको अवेल करो एंड ज्वाइन द क्लासेस। थैंक यू फॉर अटेंडिंग माई सेशन टुडे। We'll meet again tomorrow at 2 p.m. Till then, happy learning and take care.